हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मोनिया क्लासेस। आज की वीडियो भारतीय संविधान के पार्ट 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। इस वीडियो में हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों की डेफिनेशन के बारे में और उनके अनुच्छेद और मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच में अंतर, उसके बाद कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं राज्य के लिए। इन्हें कोर्ट जाके क्लेम नहीं किया जा सकता है। क्या है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना और लोक कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना करना है। जीवन स्तर को ऊंचा करना, संसाधनों का समान वितरण, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, गांधीवादी विचारधारा को लागू करना, संसद के लिए पद प्रदर्शक का काम करता है और इसमें संविधान का दर्शन झलकता है। अगर संविधान की व्याख्या में कोई भी कठिनाई उपलब्ध हो रही है तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि डीपीएसपी को संविधान के भाग 4 में रखा गया है। यह राष्ट्र के लिए पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में दी गई है कि कौन कौन राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। मौलिक अधिकारों में जो परिभाषा दी गई है वही परिभाषा डीपीएसपी की भी होगी। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी शासन के चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। डीपीएसपी विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना। इसमें राज्य से अपेक्षा की जाती है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 32 क्लॉज 2 आय, प्रतिष्ठा, अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करे, यह राज्य से अपेक्षा की जाती है। अनुच्छेद 39 पुरुष, महिला, स्त्री में सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा है भौतिक संसाधनों के उचित वितरण एवं उसका स्वामित्व करना। थर्ड है उत्पादन के संसाधनों का जमाखोरी करने से रोकना। नेक्स्ट है स्त्री पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देना। यह राज्य से अपेक्षा की जाती है कि स्त्री पुरुषों के साथ में वेतन के रिगार्डिंग कोई भी भेदभाव ना किया जाए। स्त्री व पुरुषों की उनकी अवस्था के अनुसार काम दिया जाए। यह राज्य से अपेक्षा की जाती है स्त्री और पुरुषों को उनकी अवस्था के अनुसार ही काम मिले। जैसे कि कोई बीमार है या अस्वस्थ है तो उन्हें उनकी शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंग ही काम दिया जाए। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। भारत में 3 तरह की सरकार होती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। गांधी जी भी इसके समर्थक थे, इसीलिए राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि पंचायतों का गठन कर सकती है। इसी क्रम में 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 41 राज्य से अपेक्षा की जाती है कि राज्य ऐसा प्रावधान करे जिससे कि लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार मिले।
सेकंड क्लॉज है काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांग लोगों को लोक सहायता पाने का अधिकार। यह सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 42 न्याय संगत और प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी और उनकी जीवन स्तर की और अवकाश की व्यवस्था करें और कुटीर जो उद्योग होते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों में भाग लेने के उपयुक्त विधान बनाना। अनुच्छेद 44 इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत में के किसी भी राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु की उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 46 आरक्षण से संबंधी SC, ST और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण और सामाजिक न्याय से उनकी रक्षा करना। यह राज्य से अपेक्षा की जाती है कि जो आरक्षण से संबंधित, जो SC, ST से संबंधित जो लोग हैं, उन्हें हर तरीके के शोषण और सामाजिक न्याय से उनकी रक्षा करना, जैसे छुआछूत, भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करना। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और स्वास्थ्य के सुधार करने को प्राथमिक कर्तव्य मानना। यह राज्य से अपेक्षा की जाती है कि लोगों के पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए चिकित्सा सहायता दी जाए। मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन को बंद करने का प्रयास। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालक का गठन, जो पशुओं का वध किया जाता है उस पर रोक लगाई गई है। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन करना तथा वन्य और वन्य जीवों को संरक्षण करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, वस्तु हैं, उन सब का संरक्षण करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50 राज्यपालिका विधायिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया है। मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती, क्योंकि जो मौलिक अधिकार होते हैं वह नेगेटिव होते हैं, वे राज्य के खिलाफ दिए जाते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं राज्य के लिए पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो राज्य के लिए बाध्यकारी बनाए जाते हैं। सेकंड है मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, ये राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन वहीं नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं, जो राज्य को कुछ करने के आदेश व निर्देश देते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है, लेकिन निर्देशक तत्वों का विषय राज्य है, अर्थात ये राज्य के लिए है निर्देश है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक ही सीमित है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्वों का जो क्षेत्र है वह मौलिक अधिकारों से भी व्यापक है, क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र भी इसमें शामिल है। मौलिक अधिकारों को सीमित तथा स्थगित किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को कभी-कभी किसी भी अवस्था में सीमित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के लिए विकास करने का अधिकार है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व समाज के विकास पर बल देते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर बल देता है।
मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत मूलतः जनमत पर आधारित होने के कारण किसी भी सरकार द्वारा इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व, लेकिन निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदेश माना जाता है। एसपी की थ्योरी पढ़ने के बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी संविधान की प्रस्तावना में, या ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकारों में। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वेलफेयर स्टेट की अवधारणा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में उल्लेखित अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला है? ऑप्शन नंबर ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके तहत रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए काम का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी शराब पर प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर सी सूचना का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी समान काम के लिए समान वेतन। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना, या ऑप्शन नंबर डी 7वीं अनुसूची। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को न्यायपालिका व कार्यपालिका से अलग करने की व्यवस्था इसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीतिगत निर्देश के तहत बच्चों की किस उम्र तक उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाने की उम्मीद है? ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। तो इसमें 14 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जांच जिनका भुगतान केंद्र की सुविधा पर किया जाता है, यह किसने कहा? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर सी बी.आर. अम्बेडकर, या ऑप्शन नंबर डी के.टी. शाह। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा राज्य नीति निर्देशक मूल्य निर्धारण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 4, ऑप्शन नंबर बी भाग 1, ऑप्शन नंबर सी भाग बी, या ऑप्शन नंबर डी भाग 3। इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को
मौलिक अधिकार की प्रायोरिटी दी गई है जहां भी वे संघर्ष में आए? ऑप्शन नंबर ए 44वीं, ऑप्शन नंबर बी 40वीं, ऑप्शन नंबर सी 46वीं या ऑप्शन नंबर डी 42वीं। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 42वीं। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी के नैतिक दर्शन का सीधा प्रभाव किस निदेशक सिद्धांत पर पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए गायों के प्रबंध और प्रबंधन पर, ऑप्शन नंबर बी समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक महत्व के क्षणों का संरक्षण या ऑप्शन नंबर डी मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह का प्रबंधन। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह का प्रबंधन गांधी के नैतिक दर्शन का सीधा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए 40 से 55, ऑप्शन नंबर बी 30 से 45, ऑप्शन नंबर सी 26 से 41 या ऑप्शन नंबर डी 36 से 51। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 36 से 51। यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में यह उदाहरण कहा गया सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य या ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसमें हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें हमारा आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में के बारे में यह राज्य से अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक, जिसमें कोई भी स्त्री या पुरुष जो भी शामिल है, उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक लोकतंत्र या ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक लोकतंत्र या ऑप्शन नंबर डी गांधीवादी लोकतंत्र। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। इसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने के उद्देश्य को स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन राजनीति का एक निदेशक सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए अस्पृश्यता प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी राज्य धर्म जाति लिंग और स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा या ऑप्शन नंबर सी राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रयास करेगा या ऑप्शन नंबर डी राज्य कानून से पहले किसी भी व्यक्ति समानता से इनकार नहीं करेगा। तो जैसा कि इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी यह तीनों मौलिक अधिकारों से संबंधित है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वह राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रयास करेगा अनुच्छेद 48 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15, राजनीति के प्रत्यक्ष मूल निर्धारण किस पर आधारित हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल कुछ प्रावधान के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी जस्टिसिएबल है या ऑप्शन नंबर बी नॉन जस्टिसिएबल है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राजनीति के प्रत्यक्ष मूल निर्धारण नॉन जस्टिसिएबल पर आधारित है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दें। थैंक यू सो मच।